रैडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, ये शब्द हम लगभग हर रोज सुनते हैं, है ना? और अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक ही चीज है या इनके बीच कोई ऐसा फर्क है जो हमें हिंसा की जड़ तक ले जा सकता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम इन शब्दों की एक एक परत हटाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई विचार धीरे धीरे खतरनाक हिंसा में बदल जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक लाइन पर, एक स्पेक्ट्रम पर रखकर देखा जाए। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ एक सोच से शुरू होता है और फिर एक्शन तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रेडिकलिज्म। ये शब्द निकला है लैटिन के रेडिक्स से, जिसका मतलब होता है जड़ या रूट। तो रेडिकल विचारक वो होते हैं जो समाज की समस्याओं को ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि जड़ से बदलना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये बदलाव सिस्टम के अंदर रहकर ही चाहते हैं। सोचिए, महिलाओं के वोट का अधिकार हो या गुलामी का अंत, ये सब किसी जमाने में रेडिकल विचार ही थे। तो रेडिकल होना अपने आप में हिंसक होना बिल्कुल नहीं है। अब इस स्पेक्ट्रम पर अगला कदम है एक्सट्रीमिज्म, यानी उग्रवाद। और यहीं पर खेल बदल जाता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक ऐसी जिद्दी मानसिकता जो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं होती। इनके लिए दुनिया बस सही और गलत यानी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। और यही वो पॉइंट है जहां हिंसा को एक जरूरी हथियार मान लिया जाता है। तो फिर दोनों में असल फर्क क्या हुआ? देखिए, रेडिकलिज्म लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकता है, पर एक्सट्रीमिज्म कभी नहीं। एक रेडिकल का दिमाग नए विचारों के लिए खुला हो सकता है, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट की सोच पूरी तरह से बंद होती है। और सबसे बड़ा अंतर, एक रेडिकल के लिए हिंसा शायद मजबूरी ने आखिरी रास्ता हो, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये एक पसंदीदा औजार होता है। और इस स्पेक्ट्रम के आखिर में आता है आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोई विचारधारा नहीं है, ये एक टैक्टिक है, एक तरीका है। ये सोची समझी क्रूर हिंसा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डर फैलाना होता है। और इसके निशाने पर हमेशा आम लोग यानी सिविलियंस होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान रेडिकल सोच से एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता और फिर आतंकवादी कार्रवाई तक का सफर तय कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया में। आइए देखते हैं कि यह प्रोसेस काम कैसे करता है। रेडिकलाइजेशन को समझने का एक बहुत ही सरल तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि ये बम फटने से पहले होने वाली हर चीज है। ये एक सफर है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई इंसान धीरे धीरे एक कट्टर विचारधारा को अपनाता है और उसके लिए किसी भी तरह की हिंसा को जायज ठहराने लगता है। देखिए, एक्सपर्ट्स इस पूरी प्रक्रिया को अक्सर एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है किसी विचारधारा या किसी शिकायत के संपर्क में आने से। फिर इंसान उस ग्रुप से खुद को जोड़ता है, धीरे धीरे उसकी कट्टर सोच को अपनाने लगता है, फिर हिंसा को जरूरी मानने लगता है और आखिरी सीढ़ी पर वो खुद उस हिंसा का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल यह है कि कोई इस रास्ते पर चलता ही क्यों है? देखिए, इसकी वजह काफी जटिल हो सकती है। कभी कभी ये समाज में हो रहे अन्याय का एहसास होता है, तो कभी अपनी पहचान का संकट। कई बार दोस्तों का दबाव या किसी करिश्माई लीडर का असर भी काम कर जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ मामलों में ये एक सोचा समझा फैसला भी हो सकता है, एक तरह का करियर चॉइस। चलिए अब एक और भी गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक्सट्रीम विचार रखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही असल में हिंसक बनते हैं। ऐसा क्यों? मतलब सोच और एक्शन के बीच की ये दूरी कैसे तय होती है? और यही वो पहेली है जो दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि सिर्फ सोचने वाले और असल में कुछ करने वाले के बीच में आखिर वो कौन सी चीज है जो फर्क पैदा करती है। इसका जवाब फैनेटिसिज्म यानी जुनून वाली कट्टरता में छिपा हो सकता है। ये एक ऐसी इमोशनल स्टेट है, एक ऐसी हालत है जहां विचारधारा इंसान पर इस कदर हावी हो जाती है कि बाकी सब कुछ, परिवार, दोस्त, सही गलत का फर्क सब पीछे छूट जाता है। यही जुनून वो ट्रिगर है जो सोच को एक्शन में बदल देता है। इस कट्टर व्यवहार के कुछ साफ साफ संकेत होते हैं, जैसे किसी एक ही मुद्दे के पीछे पड़ जाना, दुनिया को सिर्फ अच्छे और बुरे में देखना और अपने किए के नतीजों या पीड़ितों के लिए कोई अफसोस ना होना। ऐसे लोग किसी भी तरह के तर्क या सबूत को मानने से इनकार कर देते हैं। तीन ऐसी खतरनाक स्थितियां हैं जो इस कट्टरता की चिंगारी को हिंसा की बड़ी आग में बदल सकती हैं। पहली, जब यह यकीन हो जाए कि दुनिया खत्म होने वाली है या कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
दूसरी, जब विचारधारा पर किसी भी तरह का सवाल उठाना मना हो, कोई बहस की गुंजाइश ना हो। और तीसरी, जब वो विचारधारा खुद ही हिंसा को सही ठहराती हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो हालात विस्फोटक हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझना सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए जरूरी नहीं है। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है और ये हमारे समाज के पूरे ताने बाने के लिए एक बड़ा खतरा है। खास तौर पर भारत जैसे देश के संदर्भ में रेडिकलाइजेशन का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बम धमाके नहीं, बल्कि समाज के अंदर बढ़ती नफरत और बंटवारा है। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। सोचिए, जब एक समुदाय में रेडिकलाइजेशन बढ़ता है तो दूसरे समुदाय के साथ तनाव पैदा होता है, जिससे दंगे भड़क सकते हैं। इन दंगों से जो डर और असुरक्षा का माहौल बनता है, वो आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती करने का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। और फिर जब हिंसा और बढ़ती है तो दूसरे समुदाय में भी जवाबी रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली खतरा हमेशा वो बम नहीं होता जो फटता है। असली खतरा है लोगों के बीच बातचीत का खत्म हो जाना, आपसी भरोसे का टूट जाना और सामाजिक सौहार्द का खत्म हो जाना। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब हम हिंसा का सामना करते हैं तो क्या हमें सिर्फ उस आखिरी एक्शन पर फोकस करना चाहिए या फिर उस पूरे रास्ते पर जिसने एक इंसान को उस एक्शन तक पहुंचाया? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।